अनाज अड्डा में आज हम बात करेंगे मॉनसून को लेकर। आप देख रहे हैं मेरे साथ अनाज अड्डा और आपके साथ मैं हूं रूपा मेहता। दरअसल इस बार मॉनसून की अनिश्चित चाल ने सबसे ज्यादा चिंता बढ़ा दी है और खरीफ फसलों को लेकर देश के कई हिस्सों में बारिश या तो बहुत ज्यादा हो रही है या फिर बिल्कुल नहीं है और इसका सीधा असर अब खेतों में दिखाई देने लगा है। कहीं धान की रुपाई रुक गई है तो कहीं सोयाबीन और मक्का की बुआई पिछड़ रही है। कपास जैसी फसलें भी मौसम के इस अनबैलेंस से प्रभावित हो चुकी हैं। यानी इस बार मौसम का बदला हुआ मिजाज सीधे किसानों की मेहनत और उत्पादन पर असर डाल रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल इसके पीछे एक बड़ा कारण दिखाई दे रहा है और वो है अल नीनो, क्योंकि जो प्रशांत महासागर में बनने वाली एक जलवायु घटना है, लेकिन इसका असर भारत के मॉनसून और खेती पर गहराई से पड़ रहा है। इसी को लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में समीक्षा बैठक भी की और करीब 270 संवेदनशील जिलों की पहचान की गई जहां बारिश की कमी से खरीफ फसलों पर खतरा बढ़ सकता है। और इस साल मॉनसून की शुरुआत ही कमजोर रही है और जून में देश भर में 30 से 40% तक बारिश की कमी दर्ज की गई है, जिसका असर सीधे बुआई पर पड़ा है। अब अल नीनो की वजह से अगर मॉनसून कमजोर होता है, बारिश का पैटर्न अनबैलेंस्ड हो जाता है और कई इलाकों में आपको बता दें कि सूखे जैसे इससे हालात बन सकते हैं। यही कारण है कि इस बार कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा एक साथ देखने को मिल रहा है और सरकार अब पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। 270 से ज्यादा जिलों को हाई रिस्क माना गया है और पहले से ही 300 से ज्यादा जिलों के लिए कंटिजेंसी प्लान तैयार किया जा चुका है। ऐसे में सरकार का ये कहना है कि खरीफ बुआई की रफ्तार धीमी है और अगर यही स्थिति रही तो उत्पादन पर असर पड़ सकता है। इसीलिए राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा दिया जाए, जल संरक्षण पर फोकस किया जाए और किसानों को समय पर बीज और खाद उपलब्ध कराए जाएं, क्योंकि भारत में करीब आधी खेती आज भी बारिश पर डिपेंड करती है और मॉनसून ही खरीफ फसलों की जीवन रेखा है। ऐसे में अगर बारिश असमान होती है तो सबसे ज्यादा असर पड़ता है धान, सोयाबीन, कपास और मक्का जैसी फसलों पर। अब किसानों को सलाह दी जा रही है कि कम अवधि वाली और कम पानी वाली फसलें अपनाएं, जैसे कि मिलेट्स, दालें और मक्का। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले दिनों में मॉनसून और कमजोर होगा, क्या अल नीनो का असर बढ़ेगा और इसका किसानों की आय पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि अगर मौसम का यही रुख जारी रहा तो उत्पादन घट सकता है और इसका सीधा असर बाजार और महंगाई पर भी देखने को मिल सकता है। इन्हीं सवालों पर आज बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर चंद्र मोहन नोटियाल। आप साइंटिस्ट हैं। आज इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस बार मॉनसून सामान्य है या नहीं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। सर, सबसे पहले आप ये बताएं कि ये जो अल नीनो की अब स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है और ये क्या भारत के मॉनसून को किस तरह से इफेक्ट करता हुआ दिखाई देगा, थोड़ा सा आसान भाषा में समझाएं ताकि दर्शकों को आसानी से समझ में आ पाए कि ये स्थिति कितनी गहरी हो सकती है। जी, ये एल नीनो की जो स्थिति है ये दक्षिणी अमेरिका जैसे क्षेत्रों के लिए है और भारत में इस समय उन प्रभावों का उल्टा होता है। होता यह है कि जो पेरू जैसे देश हैं जो दक्षिणी अमेरिका के हैं, उनके तटीय क्षेत्र में, इसका मतलब कि प्रशांत महासागर की हम लोग बात कर रहे हैं, उसके पूर्वी ओर पानी गर्म होने लगता है और उस पानी के गर्म होने की वजह से जो वहां से चलने वाली ट्रेड विंड्स हैं वो प्रभावित हो जाती हैं और वो ट्रेड विंड जब कमजोर होती हैं तो वहां से जो नमी ऑस्ट्रेलिया और भारत की तरफ आती थी वो कम हो जाती है। ये अगर आप इसको देखें, आप उस नक्शे को इस तरह से देखें कि भारत बीच में है तो आपको दिखाई देगा दाईं तरफ ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद दाईं ओर को प्रशांत महासागर है। उधर से ये जो व्यापारिक हवाएं होती हैं जिन्हें कहते हैं या ट्रेड विंड्स, इनको ट्रेड विंड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले ये जहाजों के चलने के लिए बड़ी सहायक हुआ करती थी और जो पाल लगे होते थे तो उसकी वजह से आसानी से चलती थी। तो ये जब समुद्र का पानी वहां पर गर्म होता है तो वहां से इस तरफ आने वाला जो दबाव है वो कम हो जाता है और इधर आने वाली जो हवा कम होती है यानी ट्रेड विंड्स कमजोर हो जाती हैं, तो उनके साथ जो नमी हिंद महासागर की ओर, भारत की ओर आया करती थी वो भी कम हो जाती है। तो नमी कम हो जाने का मतलब है कि वर्षा के लिए जो आवश्यक पानी है वो भी कम रहेगा। अब आप देखिए, मजेदार बात यह है कि दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर पेरू जैसे देश जो हैं वहां पर एल नीनो वाली फेज में बहुत ज्यादा बारिश होती है। Okay. तो जब इसका पता चल गया
और उनको अनुमान लगा कि इसमें इस समय वर्षा ज्यादा होगी, तो उसके हिसाब से उन्होंने अपनी फसलों को रोपना शुरू कर दिया और प्रेडिक्शन भी वहां पर की जा सकती थी। तो कई बार तो उनको काफी ज्यादा फसल मिली जितनी अदरवाइज मिलती। लेकिन भारत की जहां तक बात है, तो जब वहां पर एल नीनो होता है वहां वर्षा ज्यादा होती है, और भारत में ला नीनिया वाली फेज होती है जो एक्चुअली कम वर्षा की होती है। उसका नाम एल नीनो इसलिए पड़ा है क्योंकि इस शब्द का अर्थ है कि क्राइस्ट का बच्चा। और क्योंकि ये घटना दिसंबर 25 के क्रिसमस के बाद होती थी, जैसे साल नया लगता था, तो उन्होंने इसको एल नीनो का नाम दिया और इसकी उल्टी घटना को क्राइस्ट की बेटी या ला नीनिया का नाम दिया। अब समस्या यह है कि हमारे देश में मुख्य रूप प्राइमरी रीजन जो हमारे देश में इस बार बहुत ज्यादा ये सब गड़बड़े हो रही हैं, इनका मुख्य कारण है वहां पर दक्षिणी अमेरिका के लिए एल नीनो और हमारे लिए ला नीनिया वाली स्थिति। तो डॉक्टर साहब, अभी जो मॉनसून है इसकी जो अभी डिस्ट्रीब्यूशन है, आप इसको कैसे देख रहे हो? अब तक जो ये रेन हुई है इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा समझ रहे हैं? जी, ये जो हमें बहुत पैची या टुकड़ों टुकड़ों में बारिश वाली चीज दिखाई दे रही है, जैसे अभी हम देख रहे थे कि बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां वर्षा कम हुई है, लेकिन अभी जो मध्य भारत का क्षेत्र है वहां वर्षा काफी हुई है। अभी सुबह 9 बजे के आसपास पुणे में उदाहरण के लिए बहुत जोर की बारिश हो रही थी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ में बारिश नहीं हो रही थी। तो ये जो पैची डिस्ट्रीब्यूशन है, वैसे तो हमारे देश के इतने बड़े भूभाग को देखते हुए बहुत बड़ा यहाँ पर ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, भौगोलिक विषमताएं हैं, इसके कारण हमेशा से यहाँ पर ये बात तो रही है कि कभी वर्षा जो है वो किसी स्थान पर ज्यादा हो रही है, किसी स्थान पर कम हो रही है। लेकिन जो इस बार ये चीज ज्यादा हो रही है, इसका जो प्राइमरी कारण है, ये प्राइमरी कारण इसका एल नीनो है। एल नीनो के कारण हो रहा है, ऊपर से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसके मूल कारण में है हमारी अपनी गतिविधियां, जिनसे वातावरण में बहुत बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें जा रही हैं, वो भी इसका एक कारण है। और कुल मिलाकर ये बहुत सारे जो भौगोलिक कारण हैं, जो हवाओं का और समुद्र का संबंध है, जैसा समुद्र के गर्म हो जाने से ट्रेड विंड्स का प्रभावित होना, ये सब मिलकर इस पैचीनेस को ज्यादा बढ़ा रहे हैं। वैसे हमारे देश में हमेशा ही पैचीनेस रही है, कहीं पर बहुत ज्यादा वर्षा, उदाहरण के लिए उत्तर पूर्व में इतनी वर्षा होती है कि वहां पर बहुत भयंकर बाढ़ आती है, जबकि देश के दूसरे क्षेत्र होते हैं जहां पर सूखा रहता है। पर प्राइमरी कारण एल नीनो है जिसकी वजह से ये हो रहा है। डॉक्टर साहब, जून में हमने देखा कि 42% डेफिशिएंसी देखने को मिली है, और जुलाई में अब तक आप कितनी डेफिशिएंसी समझ रहे हैं? और अभी क्योंकि 7 दिन बचे हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि जिस तरीके से जून में डेफिशिएंसी देखने को मिली है, जुलाई में कितनी होगी ये डेफिशिएंसी? जून में जैसे आप जानते हैं कि जून में तो हालत बहुत खराब थी, 40 to 60% की डेफिशिएंसी थी। लेकिन जुलाई के मध्य तक जो वर्षा थोड़ी सी अच्छी हो गई है, तो उससे ये घटकर 20% के आसपास आ गई है। और हो सकता है कि जुलाई बीतते बीतते ये जो डेफिशिएंसी है ये थोड़ी और कम हो जाएगी। तो मुझे लगता है स्थिति थोड़ी उतनी खराब नहीं है जितना जून में हम लोग डर रहे थे, लेकिन फिर भी ओवरऑल प्रेडिक्शन पहले से थी कि करीब जितनी वर्षा अपेक्षित आम नॉर्मल साल में होती थी, उसके शायद 90% या 95% तक ही वर्षा इस साल होगी, पूरी वर्षा इस साल नहीं होगी। तो 90% की आशंका है कि 90% ही वर्षा होगी। और अगस्त में कैसा लग रहा है डॉक्टर साहब, मॉनसून कैसा रहेगा? मुझे लगता है कि उसकी प्रेडिक्शन कर पाना तो मुश्किल है, लेकिन कई बार ऐसा होता था, जो हम पिछले कुछ 10-15 साल का ट्रेंड देखें, तो जब जुलाई या जून में वर्षा कम हुआ करती थी, तो सितंबर में कई बार बहुत ज्यादा बारिश आ जाती थी और वो कंपनसेट करती थी। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे लिए संभव नहीं है ये बता पाना अभी कि अगस्त या सितंबर में क्या होगा। तो डॉक्टर साहब, इससे बहुत सारी चीजों पर प्रभाव पड़ेगा। और क्या ये मान लें कि ये जो अभी जो खबरें निकल कर आ रही है कि एल नीनो का इम्पैक्ट जो है वो 2027 तक बना रहेगा? जी, एल नीनो का इफेक्ट थोड़ा समय तक बने रह सकता है, और वहां पर दक्षिणी अमेरिका के आसपास उन क्षेत्रों में एल नीनो का मतलब है भारत में ला नीनिया का ये प्रभाव बने रहना। और ये लगता है कि अभी काफी महीने चलेगा। आमतौर पर ये घटना देखी जाती है करीब कुछ महीनों तक चलती है, कई बार 9 महीनों तक भी चलती है, 10 महीनों तक भी चलती है। तो एवरेज आप माने तो 6-7 महीने तक ये स्थिति बनी रह सकती है। तो यानी कि ये माने कि जिस तरीके से ग्लोबल एनवायरनमेंट बन रहा है इस समय पर, ये हर साल हमें इसी तरीके से चौंकाते रहेंगे एल नीनो वाले इम्पैक्ट्स? नहीं, एल नीनो हर साल नहीं आता, पर सबसे खराब बात यह है कि हम
कभी कभी सही सही नहीं बता सकते कि ये 2 साल के बाद आएगा या 7 साल के बाद, तो इसको ये बदलता रहता है 2 साल से लेकर 7 साल तक, पर आमतौर पे 2 से 5 साल तक के बीच में के बाद ये फिर से आता है, फिर यही स्थिति क्रिएट होती है। और क्यों एल नीनो आता है, जैसा मैंने कहा कि समुद्र का पानी प्रशांत महासागर में गर्म होने लगता है उसके कारण, लेकिन वो पानी क्यों गर्म होता है और समुद्र और एटमॉस्फेयर जो हमारा वातावरण है, वायुमंडल है, इन दोनों के बीच का जुड़ाव, इन दोनों के बीच की कपलिंग कैसी है, इसको वैज्ञानिक समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से ये गुत्थी जो है सुलझाई नहीं जा सकती है। तो डॉक्टर साहब, अभी जिन इलाकों में बारिश कम हुई है वहां पर अभी क्या लग रहा है कि खरीफ फसलों को नुकसान से क्या बचाया जा सकता है, या फिर कुछ इलाकों में ये मान के चले कि नुकसान तय है? देखिए, मुझे लगता है कुछ जगहों पर तो प्रॉब्लम होगी क्योंकि किसान अपने रुपाई का समय इस हिसाब से चुनता है कि वर्षा कब होगी, और अगर हम सही ये पूर्व अनुमान लगाने में सफल नहीं है कि कब वर्षा होगी, तो उसकी जितना उसने बीज खर्च किया है वो सूख भी सकता है, और अगर बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो नुकसान भी हो सकता है। तो एक तो उसको शायद वो फसलें ज़्यादा लगानी चाहिए जो पानी पर बहुत ज़्यादा निर्भर ना हो। वैसे ये समय जो इस समय जो है, उस समय वो जो आमतौर पर जो खरीफ की रुपाई होती है, जिसमें कुछ दालें भी हैं, इनमें मक्का भी है, इनमें टर्मरिक भी, इसमें हल्दी भी है, इनमें सोयाबीन भी है, इसमें कपास भी है। तो अगर इस समय वर्षा की अनिश्चितता रहेगी तो इनको बोने के बारे में किसान को परेशानी होगी। एक्चुअली ज्वार बाजरा भी इसी समय बोया जाता है, तो ये थोड़ी सी समस्या किसानों के सामने होगी। मुझे लगता है कि इस स्थिति में जो इंश्योरेंस वाली स्कीम्स हैं उन पे, यानी जो कृषि का जो इंश्योरेंस होता है उसका किसानों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर वो इंश्योरेंस करेंगे तो उनको होने वाला नुकसान वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो आपको लगता है डॉक्टर साहब कि आने वाले हफ्तों में मॉनसून में कुछ सुधार देखने को मिल सकता है? देखिए, अभी जैसा जून के करीब सूखे वाली स्थिति के बाद जुलाई अभी तक जो वर्षा बढ़ी है, उससे आशाएं बढ़ती है कि स्थिति काफी कुछ सुधरेगी, लेकिन ये मुझे संभावना बहुत कम लगती है कि जो नॉर्मल ईयर का 100% होता है उसके तुलना में 90% से अधिक वर्षा इस बार होगी, ऐसा मौसम विज्ञानियों का मानना है। और इस समय जो ये डिस्ट्रीब्यूशन बारिश का देखने को मिल रहा है, तो क्या लगता है ये ऐसे ही पैटर्न आगे भी बना रहेगा, जिस तरीके से हम असमान बारिश का पैटर्न देख रहे हैं इस समय? देखिए, पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें तो मध्य भारत में काफ़ी वर्षा होने लगी है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और उसके आसपास के क्षेत्रों में पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा वर्षा होने लगी है। पूर्वी भाग में थोड़ा सा समस्या ज़्यादा गंभीर है, वहाँ वर्षा कम होती रही है। ये धीरे धीरे ट्रेंड बन रहे हैं। लोगों का मानना है कि ये शायद क्लाइमेट चेंज के कारण से है, और क्लाइमेट चेंज जिस स्केल पर होता है उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिनमें जो हमारी इंडस्ट्रियल गतिविधियां हैं, हम लोग इतनी सारी ग्रीन हाउस गैसेज वातावरण में भेज रहे हैं कि इससे ध्रुवों से लेकर हर जगह पर फर्क पड़ रहा है। और ये निश्चित रूप से ये भी एक फैक्टर है कि ये जो क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, और क्लाइमेट में चेंज को बिल्कुल सही प्रेडिक्ट कर पाना, बावजूद इतने सारे सुपरकंडक्टर्स और सैटेलाइट्स यानी उपग्रहों के ऑब्जर्वेशन के बाद भी सही एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पाना अभी संभव नहीं है। हमारी जो पूर्वानुमान की जो क्षमताएं हैं वो निश्चित रूप से पिछले 10 साल में बहुत अधिक बढ़ी हैं। हमारा मेटेरोलॉजी डिपार्टमेंट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी पुणे है, ये सब, और हमारे जो सैटेलाइट्स के ऑब्जर्वेशंस हैं, इन सब को मिलाकर बहुत अच्छी पहले के मुकाबले प्रेडिक्शंस की जा रही हैं। लेकिन इसमें बहुत बड़ा डिस्ट्रप्टर है ये जो हम वातावरण में ग्रीन हाउस गैसेस को भेज रहे हैं। बहुत सारे हीट के सोर्सेज जनरेट हो गए हैं शहरों में, और हमारी गतिविधियां बहुत अधिक बढ़ गई हैं, इंडस्ट्रियल गतिविधि बढ़ गई हैं, कंस्ट्रक्शन बढ़ गए हैं, फॉरेस्ट कवर में परिवर्तन आ रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो इसको प्रभावित कर रही हैं। तो मुझे बिल्कुल निकट भविष्य में ये आशा नहीं लग रही कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, जब तक हम अपने लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा चेंज नहीं करते। ये जो प्रभाव है ये 2 चीज़ों के हैं। एक तो जो प्रकृति की ओर से है, प्रकृति के कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। पृथ्वी कितना घूमती है, किस कोण पर घूमती है,
और इसके सूरज से जो चारों तरफ परिक्रमा करती है उसकी शेप कैसे बदलती है, ये भौगोलिक कारण है, इनमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो हम वातावरण की प्रकृति को बदल रहे हैं, समुद्र में निरंतर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन या ग्रीन हाउस गैसेस को भेज रहे हैं, एक स्थिति आएगी जब समुद्र भी शायद विद्रोह कर देगा और वो इन गैसेस को सोखने से मना कर देगा और तब स्थिति बहुत विषम हो जाएगी। तो मुझे एकदम आने वाले कुछ वर्षों में परिवर्तन संभव नहीं लगता। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस तमाम जानकारी के लिए और हमें ब्रीफ में बताने के लिए कि आगे आने वाले टाइम में मौसम को लेकर किस तरीके की स्थिति बनती हुई दिखाई दे सकती है। और एक्सपेक्टेड है कि जिस तरीके की डेफिशिएंसी जून में देखने को मिली है, जुलाई में वो डेफिशिएंसी फिलहाल उतनी नहीं रहेगी। तो बहरहाल इस अपडेट में इतना ही। आप बने रहिए माकी टाइम्स टीवी के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी है।